हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु क्लासेस में। चलिए आज देखते हैं हम लोग जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो कि एसएससी जीडी से संबंधित है। प्रैक्टिस सेट जीएस का है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी का एग्जाम 10 जनवरी से प्रारंभ होने की संभावना है। तो चलिए पहले देख लेते हैं हम लोग मई माह से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको देख लेंगे। इसके बाद अपने प्रैक्टिस सेट को शुरू करेंगे। तो 1 मई की बात करें तो 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 मई को। 3 मई की बात करें तो 3 मई को मनाया जाता है प्रेस स्वतंत्रता दिवस। प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। इसके बाद बात करें 8 मई की, तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मई को। 12 मई की बात करें तो 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, यानी कि इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। 21 मई की बात करें तो 21 मई को मनाया जाता है हमारा आतंकवाद विरोधी दिवस। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 मई को। इसके बाद बात करें 31 मई की, तो 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। काफ़ी लोग इसे याद कर लेते हैं कि तंबाकू दिवस के रूप में 31 मई को मनाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तंबाकू निषेध दिवस यानी प्रोविजन, यानी तंबाकू के प्रति लोगों का ध्यान हटाने के लिए, यानी तंबाकू को बंद करने के लिए, तंबाकू को कम करने के लिए, कम खाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 31 मई को, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आज का प्रैक्टिस से शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करेंगे और ग्रुप क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा माडू महोत्सव। माडू महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। पहला ऑप्शन है हमारा आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है हमारा तेलंगाना और चौथा ऑप्शन है हमारा गुजरात। करेक्ट आंसर बताएंगे सभी लोग कि माडू महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर इसकी बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि माडू महोत्सव मध्य प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश की बात करें, एक मिनट, आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है उगादी फेस्टिवल। उगादी फेस्टिवल किससे संबंधित है? उगादी फेस्टिवल संबंधित है आंध्र प्रदेश से। इसके बाद बात करें गुजरात की, तो गुजरात से संबंधित है काइट फेस्टिवल। गुजरात में फेमस फेस्टिवल कौन सा है? काइट फेस्टिवल है। और माडू महोत्सव आंध्र प्रदेश से संबंधित है, मध्य प्रदेश से संबंधित है, जो कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और आंध्र प्रदेश का फेमस फेस्टिवल कौन सा है? आंध्र प्रदेश का फेमस फेस्टिवल है उगादी फेस्टिवल। उगादी फेस्टिवल आंध्र प्रदेश से संबंधित है। फ्रेंड्स, इसकी जो भी एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है उसे भी आप लोग नोट करते हुए चलेंगे कि एक्सप्लेनेशन भी इसकी इंपॉर्टेंट है और जो प्रश्न आपको करा रहे हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन इसका हमारा एल.के. आडवाणी, दूसरा ऑप्शन है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी और चौथा ऑप्शन है हमारा किरण बेदी। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर ने एल.के. आडवाणी, यानी कि एल.के. आडवाणी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? वो हैं एल.के. आडवाणी। बात करें राजेंद्र प्रसाद की, तो राजेंद्र प्रसाद की एक फेमस पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी है? राजेंद्र प्रसाद की। बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें तो इनकी फेमस पुस्तक है आनंद मठ। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की एक फेमस पुस्तक है। किरण बेदी की बात करें तो किरण बेदी की एक फेमस पुस्तक है इट्स ऑलवेज पॉसिबल। इट्स ऑलवेज पॉसिबल। इट्स ऑलवेज पॉसिबल ये किस पुस्तक होगी? किरण बेदी की होगी। और आनंद मठ किसकी पुस्तक होगी? ये होगी बंकिम चंद्र चटर्जी की। और राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इनकी फेमस पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। और माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक है, ये है एल.के. आडवाणी साहब की। तो फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भूकंप को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन हो गया क्रोनोमीटर, दूसरा ऑप्शन हो गया सिस्मोग्राफ, तीसरा ऑप्शन हो गया बैरोमीटर और चौथा ऑप्शन हो गया अमीटर। करेक्ट आंसर बताएंगे सभी लोग कि भूकंप को मापने या रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सिस्मोग्राफ, यानी कि सिस्मोग्राफ इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। चलिए इसके अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। क्रोनोमीटर की बात करें तो ये एक समय मापक यंत्र है। समय मापक यंत्र हो गया क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कालमापी कहते हैं। अगर हिंदी में लिख के आता है शुद्ध कालमापी तो आप लोग समझ जाएंगे कि कालमापी समय से संबंधित है, काल। और बैरोमीटर की बात करें तो ये नापता है हमारा वायु दाब। वायु दाब बोले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे नापा जाता है? तो ये नापा जाता है बैरोमीटर से। अमीटर की बात करें तो ये नापता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मापता है अमीटर। और बैरोमीटर संबंधित है वायु दाब से, वायु दाब को नापता है। और क्रोनोमीटर कालमापी यानी कि समय मापक यंत्र। करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो गया? इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड्स,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है डिएगो माराडोना किस खेल से संबंधित था। ऑप्शन देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन हो गया हमारा टेनिस, दूसरा ऑप्शन हो गया हमारा क्रिकेट, तीसरा ऑप्शन हो गया हमारा हॉकी और चौथा ऑप्शन हो गया हमारा फुटबॉल। तो बताएंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में कि डिएगो माराडोना किस खेल से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटबॉल, यानी कि डिएगो माराडोना फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? डिएगो माराडोना फुटबॉल से संबंधित है। बात कर लेते हैं टेनिस की। तो टेनिस का एक फेमस प्लेयर है रोहन बोपन्ना। ये टेनिस से संबंधित है। क्रिकेट को बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्रिकेट आजकल बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है लोगों के अंदर, तो उसके सभी खिलाड़ी आप लोगों को याद होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बात कर लेते हैं हॉकी की। तो हॉकी के फेमस प्लेयर हैं बलबीर सिंह। 2022 में चर्चा में रहते ये भी बलबीर सिंह। अब महिलाओं में बात करें तो हॉकी से संबंधित हैं रानी रामपाल, उसे भी आप लोग याद रखेंगे। फुटबॉल से संबंधित एक फेमस प्लेयर हैं सुनील छेत्री। किससे संबंधित हैं? ये फुटबॉल से संबंधित हैं। तो करेक्ट आंसर आप लोगों को पता हो गया। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटबॉल, यानी कि फुटबॉल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। डिएगो माराडोना फुटबॉल से संबंधित हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद का है, यानी कि ऋग्वेद का उपयोग बताना है आपको। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। शिल्पवेद, दूसरा ऑप्शन है गंधर्व वेद, तीसरा ऑप्शन है हमारा आयुर्वेद और चौथा ऑप्शन है हमारा धनुर्वेद। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आयुर्वेद, यानी कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। शिल्पवेद की बात करें तो शिल्पवेद है अर्थवेद का उपवेद। अर्थवेद का उपवेद कौन सा हो गया? शिल्पवेद। गंधर्व वेद की बात करें तो गंधर्व वेद हो गया सामवेद का उपवेद। सामवेद का उपवेद कौन सा हो गया? गंधर्व वेद। धनुर्वेद बात करें तो ये हो गया यजुर्वेद का उपवेद। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा हो गया? धनुर्वेद। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3 आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है हमारा आयुर्वेद। बात बाकी आप सभी लोग नोट कर लेंगे इसे। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 61, दूसरा ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 57, तीसरा ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 54, चौथा ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 60। करेक्ट आंसर बताएंगे सभी लोग कि राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। अनुच्छेद 61 की बात करें तो ये है महाभियोग से संबंधित, यानी कि राष्ट्रपति महाभियोग किससे लगता है? ये अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। अनुच्छेद 57 की बात करें तो अनुच्छेद 57 है दोबारा नियुक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 54 की बात करें तो अनुच्छेद 54 संबंधित है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है आर्टिकल 54। करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो गया? आर्टिकल 60 हो गया, जो कि राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ओंग और टेल किस नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा ऑप्शन है कृष्णा नदी, तीसरा ऑप्शन है हमारा कावेरी नदी और चौथा ऑप्शन है हमारा गंगा नदी। करेक्ट आंसर बताएंगे सभी लोग। ओंग और टेल किसकी सहायक नदियां? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा महानदी, यानी कि ओंग और टेल महानदी की सहायक नदियां। कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी की भीमा और तुंगभद्रा ये सहायक नदियां हो गई। भीमा और तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हुई। कावेरी की बात करें तो कावेरी की सहायक नदियां एक है काबिनी और दूसरी है भवानी। काबिनी और भवानी कावेरी की सहायक नदियां। गंगा नदी की सहायक नदियां सभी लोगों को पता ही होंगी लगभग। एक हो गई जमुना, एक हो गई सोन और कई सारी नदियां गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया महानदी। ओंग और टेल महानदी की सहायक नदियां हो गई। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को चलते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ग्रुप क्लास को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है, यानी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है हमारा केरल, तीसरा ऑप्शन है हमारा सिक्किम और चौथा ऑप्शन है हमारा कर्नाटक। तो दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य किससे संबंधित, किस राज्य से संबंधित है? ये है कर्नाटक से संबंधित, यानी करेक्ट कर्नाटक इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड में स्थित है बेतला टाइगर रिजर्व। बेतला टाइगर रिजर्व किससे संबंधित? झारखंड से। केरल से संबंधित है साइलेंट वैली।
साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। और सिक्किम से संबंधित है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है? सिक्किम से संबंधित है। तो कर्नाटक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा लिनक्स, दूसरा ऑप्शन है हमारा विंडोज 98, तीसरा ऑप्शन है हमारा C++, चौथा ऑप्शन है हमारा विंडोज 7। तो लिनक्स क्या हो गया? ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 98 ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 7 ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? इसका करेक्ट आंसर हो गया C++। यानी C++ ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, यानी कि भाषा है। C++ कंप्यूटर की भाषा हो गई और बाद बाकी तीनों जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर के। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। आंसर आप लोगों को बता ही दिया, इसका कौन सा आंसर सही हो गया? ऑप्शन थर्ड C++, जो ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कलारीपट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है? कलारीपट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है? आप ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है हमारा मणिपुर और चौथा ऑप्शन है हमारा पंजाब। तो कलारीपट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा केरल। केरल का मार्शल आर्ट है कलारीपट्टू। बात कर लेते हैं पंजाब की। तो पंजाब का फेमस मार्शल आर्ट कौन सा है? गतका। गतका पंजाब का फेमस मार्शल आर्ट हो गया। और मणिपुर की बात करें तो मणिपुर का है थांगटा। मणिपुर का थांगटा मार्शल आर्ट हो गया, पंजाब का हो गया गतका। और कलारीपट्टू किससे संबंधित है? केरल से संबंधित है, यानी केरल का मार्शल आर्ट है कलारीपट्टू। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा आंध्र प्रदेश, पहला ऑप्शन हो गया आदर्श संरक्षण, आर्द्र भूमि संरक्षण, दूसरा ऑप्शन हो गया जैव विविधता का संरक्षण, तीसरा ऑप्शन हो गया ग्लोबल वार्मिंग और चौथा ऑप्शन हो गया जलवायु परिवर्तन। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्द्र भूमि संरक्षण से। यानी कि रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्द्र भूमि का संरक्षण, ये रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बेटन कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा हॉकी, दूसरा ऑप्शन है हमारा फुटबॉल, तीसरा ऑप्शन है हमारा वॉलीबॉल और चौथा ऑप्शन है हमारा क्रिकेट। करेक्ट आंसर बताएंगे सभी लोग कि बेटन कप किस खेल से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी, यानी कि बेटन कप हॉकी से संबंधित है। और देख लेते हैं इसके फुटबॉल से संबंधित कौन सी ये ट्रॉफी है? एक है फेमस ट्रॉफी संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है फुटबॉल से। बात कर लेते हैं क्रिकेट की। तो क्रिकेट से संबंधित कौन सी होगी? ईरानी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी सभी को पता होता है कि ये फुटबॉल उसे क्रिकेट से संबंधित है, तो ईरानी ट्रॉफी को आप लोग याद रखेंगे, ये भी क्रिकेट से संबंधित है ईरानी ट्रॉफी। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही नारी को नमन योजना किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। पहला ऑप्शन है हमारा उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है हमारा उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है हमारा हिमाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे नारी को नमन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में फेमस योजना है मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना। कलाकार सहायता योजना, मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना, ये किस राज्य की है? ये है उड़ीसा की। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की योजना है अटल आयुष्मान योजना। अटल आयुष्मान योजना ये किससे संबंधित है? ये उत्तराखंड से संबंधित है। और उड़ीसा की योजना है मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हिमाचल प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महान स्नानागार कहाँ स्थित था? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सोतकाको में, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में, तीसरा ऑप्शन है लोथल में और चौथा ऑप्शन है हमारा कालीबंगा में। तो आप लोग बताएंगे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा कि महान स्नानागार था वो कहाँ स्थित था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। महान स्नानागार कहाँ स्थित था? तो ये स्थित था मोहनजोदड़ो के अंतर्गत। लोथल की बात करें तो लोथल में था हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह लोथल के अंदर था। और कालीबंगा की बात करें तो यहाँ से कांच की चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। कांच की चूड़ियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कांच की चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। और लोथल में एक विशाल डॉकयार्ड था, यानी कि बंदरगाह था। और महान स्नानागार ये कहाँ है? ये है मोहनजोदड़ो के अंदर।
चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 273 डिग्री केल्विन के, 273 डिग्री सेंटीग्रेड के। दूसरा ऑप्शन हो गया -273 डिग्री सेंटीग्रेड के। तीसरा ऑप्शन हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड के। और चौथा ऑप्शन हो गया हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के। करेक्ट आंसर बताएंगे सभी लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड के, यानी कि 0 डिग्री केल्विन बराबर होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको बताते हैं आप लोगों को कि फारेनहाइट को केल्विन में, केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में कैसे बदलेंगे, उस फार्मूले को हम लोग बताएंगे आपको। अभी आपको बता रहे हैं उस फार्मूले को कैसे इसका यूज करेंगे। इसका फार्मूला होता है C/5, यानी कि C का मतलब होता है केल्विन, C/5 बराबर F का मतलब होता है फारेनहाइट, F -32/9 बराबर होता है K -273/5। इस फार्मूले का उपयोग करके आप लोग किसी को भी डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में, फारेनहाइट को केल्विन में, या केल्विन को फारेनहाइट में, या केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड, यानी किसी को भी आपस में इस फार्मूले की सहायता से आप लोग चेंज कर सकते हैं। अब हमें क्या चेंज करना है कि 0 डिग्री केल्विन को हमें डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है, डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है। तो चलिए इस फार्मूले का उपयोग करके इसको चेंज करते हैं। फार्मूले में हम सिर्फ 2 केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड वाली वैल्यू रखेंगे, क्योंकि फारेनहाइट से हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो लिखेंगे C/5 बराबर K -273/5। वैल्यू रख देंगे इसकी, C हमें निकालना है बटे 5 बराबर केल्विन का मान दिया गया है 0 डिग्री केल्विन -273/5। तो 5 से 5 कट गया, तो C बराबर हमारा क्या आ गया -273। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया -273। ऑप्शन नंबर सेकंड इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लोग किसी को भी किसी में चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शायद इतने ही प्रश्न थे। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोगों को प्रश्न कैसे लगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे, जिससे उनको भी इस सीरीज़ का फ़ायदा हो सके। जिसका भी एग्जाम SSC GD का लगा हुआ है, अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, सिर्फ 20 डेज ही बचे हैं। तो आप लोग तैयारी को अपनी और जोर दे दें थोड़ा, और शायद उम्मीद है कि 10 जनवरी से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।